नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्पीक्स डेली के फॉरेन न्यूज बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रति अग्निहोत्री। इस बुलेटिन में हम आपको लगातार जानकारी देते रहेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में कि किस प्रकार से विश्व के भूराजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं और इन बदलते हुए समीकरणों के बीच भारत कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन से। इस बदलते हुए भूराजनीतिक परिवेश में भारत का वर्चस्व दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और इसी परिप्रेक्ष्य में आज एक बहुत ही अहम खबर है संयुक्त राष्ट्र संघ को लेकर। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में भारत को एक अस्थायी सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है, सम्मिलित किया गया है और भारत का कार्यकाल सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में 2 साल का है और औपचारिक तौर पर सोमवार को इसकी शुरुआत हुई और सुरक्षा परिषद की बिल्डिंग में अब भारत का तिरंगा भी फहराया जा चुका है। तो इस 2 साल के कार्यकाल के लिए भारत के अलावा कुछ और भी देश हैं जो सुरक्षा परिषद में सम्मिलित होंगे और उनके नाम हैं नॉर्वे, कीनिया, आयरलैंड और मेक्सिको। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ की सिक्योरिटी काउंसिल में सुरक्षा परिषद में एक अस्थायी सदस्य के तौर पर जगह मिली है। इससे पहले भी कम से कम 7 बार भारत इस महत्वपूर्ण रोल में रह चुका है, इस भूमिका में रह चुका है और ये 8वीं बार है कि भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी हिस्सा बनेगा। लेकिन अब की बार की जो सदस्यता है ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि एक ऐसे समय पर आती है जब, जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल का, सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने के लिए बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहा है और बहुत से देश, लगभग सभी विकसित देश इस प्रयास में भारत के साथ हैं। सभी चाहते हैं कि भारत जो है वो स्थायी सदस्य बने सिक्योरिटी काउंसिल का, न कि सिर्फ अस्थायी। तो ऐसे में इस समय भारत की जो 2 साल की सदस्यता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे ये आशा जगती है कि इस मुद्दे को लेकर, भारत की स्थायी सदस्यता के मुद्दे को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ पर कुछ दबाव बने, दोबारा इसको लेकर बातचीत शुरू हो और भारत को भी एक मौका मिलेगा कि वो दोबारा इस मुद्दे को लेकर बैकडोर डिप्लोमेसी करे और भारत जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य बने। और दूसरी यह सदस्यता इस समय इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत पिछले कुछ समय से, खासकर कि जो कोरोना काल का बीता हुआ वर्ष है उसे देखें तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की खुलकर आलोचना की है। भारत ने एक प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ को उसकी बहुत सी खामियों को लेकर आईना दिखाया है कि किस प्रकार से ये जो संघ है, इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ये सिर्फ कुछ विकसित देशों की पपौती बनकर रह गया, उनकी संपत्ति बनकर रह गया और किस प्रकार कुछ विकसित देश ही संयुक्त राष्ट्र संघ को नियंत्रित करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं और जो विकासशील देश हैं, जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं, जो गरीब देश हैं, उनका उस प्रकार का रिप्रेजेंटेशन नहीं है संयुक्त राष्ट्र संघ में, उनको उस प्रकार की मान प्रतिष्ठा नहीं मिलती जिसके वो हकदार है। इसके बावजूद कि संयुक्त राष्ट्र संघ के ज़्यादातर जो मिशंस हैं, चाहे वो पीस कीपिंग मिशन हो या कोई भी मिशन हो, उसमें विकासशील देशों का ज़्यादा योगदान रहता है और वही लोग अपनी जो मैन पावर है, अपने लोग भेजते हैं इन मिशंस में, न कि यूरोपीय देश और संपन्न देश। तो इन सब कड़वी सच्चाइयों को लेकर भारत ने कई बार यूएन को आईना दिखाया है, खासकर कि कोरोना काल में। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत को यह जो अस्थायी सदस्यता हासिल हुई है, यह कोरोना काल में हासिल हुई है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक ऐसा मुश्किल समय है, इतनी बड़ी आपदा का समय, जिससे विश्व का जो पूरा ढांचा है वो पूरी तरह से उलट पुलट हो चुका है। लोगों की जो जिंदगी है, उनके जीवन जीने का जो ढंग है वो पूरी तरह से उलट पुलट हो चुका है। तो जाहिर सी बात है कि वैश्विक समीकरण भी इस परिवर्तन से अछूते नहीं रहे हैं। तो ऐसे में एक प्रकार से सभी वैश्विक संगठनों का, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र संघ हो या फिर उसकी और बॉडीज हो, विश्व स्वास्थ्य संगठन वगैरह,
उन सबका एक तरह से कच्चा चिट्ठा खुल गया है। और इन संगठनों की जो बढ़ती हुई आज के समय में अप्रासंगिकता है वो लोगों के सामने आ चुकी है। क्योंकि आप खुद ही फर्ज कीजिए, एक ऐसे समय में, इस महामारी के समय में, इन तथाकथित वैश्विक संगठनों ने आखिर किया क्या है? क्या इन्होंने इससे उबरने का ऐसा कोई भी साझा मैकेनिज्म ये लोग कोरोना वायरस के समय में ये संगठन तय कर पाए हैं जो पूरे विश्व पर एक साथ लागू हो, जो पूरे विश्व में एक साथ कार्यान्वित हो? या फिर कम से कम ये सुनिश्चित किया जाए कि जो विकासशील या गरीब देश हैं वहां पर दवाइयों, इलाज, दवाइयों की कमी, वैक्सीन की कमी या फिर स्वास्थ्य सेवाओं की कमी की वजह से वहां के जो लोग हैं वो कोरोना वायरस का ग्रास न बने। या कम से कम ये सुनिश्चित हो कि जिस देश ने भी कोरोना महामारी से निपटने के लिए अच्छी प्रैक्टिसेस अपनाई हैं, उन जहां पर भी कोरोना केसेस की तादाद कम है, उन प्रैक्टिसेस को साझे तौर पर सभी देशों के साथ शेयर किया जाए, सभी देशों के साथ उन अनुभवों को साझा किया जाए ताकि वो भी ये अनुभव जो है वो रेप्लिकेट कर सकें सभी देश अपने अंदर, ताकि दूसरे देश भी उस प्रैक्टिस का लाभ उठा सकें। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने कोरोना महामारी के समय ऐसा कुछ नहीं किया। तो इसीलिए इस समय भारत की सदस्यता बहुत महत्वपूर्ण है। फिर भले ही वो सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता क्यों ना हो, क्योंकि भारत ने इस समय इस महामारी से निपटने में पूरे विश्व का नेतृत्व किया है। चाहे वो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन की उपलब्धि सुनिश्चित कराना हो, उसका एक्सपोर्ट करना हो, या फिर वैक्सीन को लेकर पूरे विश्व का नेतृत्व करना, या फिर और भी बहुत से मोर्चों पर। तो संयुक्त राष्ट्र संघ को किस प्रकार पुनः प्रासंगिक बनाया जाए जिससे कम से कम ऐसी आपदाओं के समय पूरे विश्व का एक साझा यूनिफाइड रिस्पॉन्स हो। जितनी भी बार भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है, उसने बहुत से महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया है, और जिन मुद्दों को संयुक्त राष्ट्र संघ ने रिकॉग्नाइज भी किया, उन मुद्दों को एड्रेस भी किया है, जैसे कि अफ्रीकी देशों के मुद्दे को, कि अफ्रीकी देशों की जो भागीदारी है संयुक्त राष्ट्र संघ में या फिर उससे एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस में, चाहे वो सिक्योरिटी काउंसिल हो या दूसरे संस्थान हो, कि किस प्रकार उसमें अफ्रीकी देशों की भागीदारी बढ़नी चाहिए, ये एक मुद्दा भारत ने उठाया है, और जिस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ ने बखूबी एड्रेस भी किया है। तो उम्मीद है कि इस कार्यकाल में भी भारत बहुत से महत्वपूर्ण मुद्दे उठाएगा अपने सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता के कार्यकाल में, जिससे अराजकता का नाश हो और वैश्विक शांति कायम हो, और साथ ही ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थान का जो अब लगभग अप्रासंगिक हो गया है उसका रिफॉर्म भी हो। और अब नेपाल से जुड़ी एक खबर है। नेपाल ने अपनी जनता को कोरोना वायरस वैक्सीन लगाने को लेकर भारत की मदद मांगी है। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नेपाल ने अपनी जनसंख्या के 20% हिस्से को कोविड-19 वैक्सीन मुहैया कराने के लिए भारत की मदद मांगी है, सहायता मांगी है। तो अभी पिछले बुलेटिन में ही हमने भारत नेपाल संबंधों के बारे में विस्तार से चर्चा की थी कि किस प्रकार बहुत से मनमुटावों के बावजूद भी ये संबंध अब आगे बढ़ने की कगार पर है। तो अगर नेपाल ने भारत से इस प्रकार की कोई मदद मांगी है तो ये वास्तव में एक बहुत ही सकारात्मक है, ये बहुत ही भारत नेपाल के रिश्तों के लिए, संबंधों के लिए, क्योंकि इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि भले ही दोनों के बीच में हाल ही में कितने मनमुटाव रहे हों, लेकिन नेपाल फिर भी भारत को अपना हितैषी मानता है और वो उन सभी मनमुटावों को भुलाने को तैयार है। तो इसी के साथ आज के बुलेटिन को हम यहीं समाप्त करते हैं और बहुत जल्द नई खबरों के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।